पाकिस्तान के अंदर सियासी मलाकड़ा गहरा होता जा रहा है। आज स्पीकर कौमी असम्बली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने एक ख़त तहरीर किया इलेक्शन कमीशन को। ख़त बहुत अहम है, स्पीकर के ओहदे की अहमियत के पेश नज़र ज़्यादा अहम आपको लगता है। ख़त के अंदर ये लिखा गया है कि जनाब आपने हमारी कानून की जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रखना है, और कानून ये बन चुका है कि कोई जमात का ऐसा शख्स जिसने अपनी जमात की एफिलिएशन का एफिडेविट नहीं दिया सिंबल लेने से पहले, वो उस जमात का पार्लिमान के अंदर आके मेंबर नहीं बन सकता। आपने इस कानून का एहतराम करना है, और जो लोग पीटीआई के मुतसव्वर हो रहे हैं इस बुनियाद पे कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान ने कहा है कि उनको पार्टी स्विच करवाकर पीटीआई का मेंबर बनाया जाए, वो पीटीआई के मेंबर नहीं बन सकते। अगर ऐसा होगा तो ख़त के अंदर वाज़ेह अंदाज से ये बात लिखी गई है, हवाला दिया गया है कि वो वफादारियाँ तब्दील करवाने के मुतरादिफ होगा। तो इस मामले को जहन में रखें, स्पीकर साहब फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, और ये भी देखें जो कानून बन चुका है उसका एहतराम करें। अब इस ख़त की अहमियत ये भी है कि आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, और 8 जज साहिबान की तरफ से पहले जो शॉर्ट ऑर्डर आया था और उसके बाद उसका जो वजाहती ऑर्डर आया था, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की खूब धुनाई की, सरजनिश की, और कहा कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और फ़ौरन से पहले वो तमाम मेंबरान जिनको आप आज़ाद कह रहे हैं उनको पीटीआई का मेंबर बनाइए और आप अपना काम कीजिए, हमने हुक्म जारी कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने कोई वाज़ेह स्टैंस इसके ऊपर नहीं लिया। 3 मरतबा ये इजलास हो चुका है, कल शायद चौथी मरतबा हो। अब एक तरफ स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हमारी बात मानो, हमने आपको बताया है कि ये लोग आज़ाद हैं, इनकी पार्टी की वफादारी तब्दील नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान कह रहे हैं कि हमने आपको हुक्म दे दिया है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बीच में इलेक्शन कमीशन है, लेकिन बीच में सारा निज़ाम भी मौजूद है। हम इस मामले को तफसीली अंदाज से देखना चाहते हैं। हमारे पास इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका शुक्रिया। हमारे पास वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन एक हिस्से में हम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से बात करेंगे JUI, और सुहेल रशीद नुमाइंदा समा TV हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरी कोर्ट्स के अंदर जो केसेस का बर्डन है वो कितना ज़्यादा है। आज खबर ये भी आई है कि IMF ने कहा कि जो केसेस पेंडिंग हैं उसका बर्डन पाकिस्तान की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा है। एक इतला के मुताबिक ये बर्डन 2% है GDP का, जो तकरीबन $5 बिलियन के करीब ख़तीर रकम बनती है, जो केसेस के हवाले से निज़ाम के अंदर फंसी हुई है। तो वह हमें बताएंगे कि केसेस कहाँ कहाँ पर फंसे हुए हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये लड़ाई बढ़ गई है, तो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो इसरार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान के तफसीली नोट के बाद, और जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत दी कि आपने हुक्म नहीं मानना। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, हमारा हुक्म माने। वो ये कह रहे हैं, और ये बहुत ही खुशगवार आज ख़त लिखा गया है, मैं एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, कि स्पीकर साहब ने इयादा किया है कि अगरचे आइन सुप्रीम है पाकिस्तान के रियासत में, लेकिन पार्लिमान बाला दस्त है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके 8 जजों ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया, जो कि अब 11 हफ्ते गुजरने के बावजूद उसका तफसीली ऑर्डर नहीं आया, हमें नहीं पता कि किस बुनियाद पर है, उन्होंने दुरुस्त तौर पे ये वजाहत कर दी है कि पार्लिमान, अगरचे फैसला मौजूद है, लेकिन जब पार्लिमान ने उस पर कानून साजी कर दी है तो पार्लिमान बालादस्त रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने वाज़ेह अंदाज से कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा है, लेकिन सुना सबको रहे हैं कि अगर आपने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, और जो बाकी मानदा मेंबरान हैं जिन्होंने एफिडेविट्स नहीं दिए थे और सुन्नी तहरीक इत्तेहाद का वो हिस्सा हैं, अगर आपने उनको पीटीआई का बंदा करार ना दिया पार्लिमान के अंदर तो नताइज निकलेंगे। तो पार्लिमान मैं आपको नताइज हुए, ये इंतजामिया ये कहेगी कि जनाब हम आपको अमल दरामद करने से आ रही हैं, क्योंकि पार्लियामान, लेकिन यहाँ पर मुकन्नना कह रही है, तो मुकन्नना हुक्म सादर कर रही है, मुकन्नना का कस्टोडियन उसके एक हाउस का वो हुक्म सादर कर रहा है कि आपने हुक्म नहीं मानना। तो जनाब इशू ये है, अब ये सवाल हमारे सबके सामने खड़ा हो गया है कि अदलिया खुद मुख्तार है, पार्लियामान भी खुद मुख्तार है आइन के तहत।
अदलिया इंडिपेंडेंट है, पार्लियामान सॉवरन है, इन दोनों के दरमियान फर्क है। ठीक, ओके, लेट मी गो टू वलीद इकबाल साहब। वलीद साहब, अब मामला ये है कि ये पार्टी से आगे की बात चली गई है। आप कह सकते हैं कि जो स्पीकर साहब हैं वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी चेयर जो है पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो तमाम हाउस के कस्टोडियन हैं। अब उनकी तरफ से जब ये ख़त जाता है इलेक्शन कमीशन को और कहा जाता है कि आप उस कानून की पासदारी कीजिए जो हम पास कर चुके हैं, जिसके तहत ये वफादारियाँ वहीं पर ठहरेंगी जहाँ पर वो मौजूद थीं, तो इसके बाद आपको लगता है लड़ाई बढ़ेगी? लड़ाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो मेरे पास मेरा क्रिस्टल बॉल तो नहीं है पेशीन गोई करने का, या मैं पेशी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक राय का और ज़रा सख्त राय का इजहार करना चाहता हूँ, और मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से इख्तलाफ का भी इजहार करना चाहता हूँ, और कुछ मेरे अल्फाज जो हैं वो इनको बुरे लगेंगे, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब उनकी बारी आए तो ज़रूर जवाब दें उसका। मैं समझता हूँ कि ये आज पाकिस्तान की आइनी तारीख़ का एक स्याह बाब जो है ये रकम किया है स्पीकर नेशनल असम्बली ने, और फिर उनकी तकलीद की है जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने भी। इससे बड़ा जो है अपने आप को पलीत करना जो है ना, मैं नहीं समझता एक आइनी निज़ाम के अंदर इस तरह की हरकत हो सकती हैं। और मैं ख़ास तौर पर जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनसे भी मैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह में शिरकत की वजह से मेरा उनसे मुलाकात रही। अयाज सादिक साहब को सियासत एक तरफ रखते हैं, मैं ज़ाती सतह पे जानता हूँ, और उनकी फैमिली को मैं 3 जनरेशन से हमारा ताल्लुक़ है। इनके फादर इन लॉ चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब 1970 में मेरे वालिद डॉक्टर जावेद इकबाल दोनों इंतकाल कर चुके हैं। सरदार इकबाल साहब भी और मेरे वालिद भी, दोनों को अल्लाह गरीक रहमत करे। सरदार इकबाल साहब ने मेरे वालिद से हलफ लिया था एज ए हाई कोर्ट जज जब उनका तकर्रर हुआ था 1970 में, और वो एक ज़हीन तरीन जजेज़ में से एक थे सरदार इकबाल साहब, जो फादर इन लॉ थे सरदार अयाज सादिक साहब के। और मुझे तवक्को नहीं थी कि सरदार अयाज सादिक साहब, मैं पर्सनल लेवल पे भी एज ए पर्सनालिटी वो जो हैं, और दूसरा जो इनका बैकग्राउंड है उसके होते हुए वो इस तरह के अंदर शरीक होंगे कि वो एक तहरीरी तौर पे एक ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और उसके फैसले की नाफरमानी का एक और इदारे को, जिसको उसका पाबंद किया गया है और उसका अभी चंद ही दिन पहले ये हुक्म दिया गया है। मेरे ख्याल में ये बात तकरीबन नहीं हकीकतन टैंटमाउंट है, या इसका मतलब ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, वो उसको अगर आइन ने एक फैसला करने का, कानून की तशरीह करने का, आइन को नाफिज करने का इख्तियार अगर दिया हुआ है, वो इख्तियार कागजी है और बेमानी है, ये इस खत का मतलब है। और जो शख्स चाहे और जिसके हाथ में इंतजामी कुव्वत हो, जिसके हाथ में रियासत की मशीनरी हो, जिसकी हाथ में पिस्तौलें और बंदूकें और पुलिस हो, कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट जिसके पास हो, वो कह सकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है लेकिन मेरी मर्जी है, और मेरी मर्जी वो जिस भी वजह से है। वली से मैं अगर आपको इंटरप्ट कर पाऊं, आपने मैं सिर्फ सवाल करना चाहूंगा, मैं आपका फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा था, लेकिन ज़ाहिर बहस को हमने आगे भी बढ़ाना है। आपके अल्फाज वो आपके अल्फाज हैं, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने वो कानून बनाया नहीं, वो कानून मौजूद है, फील्ड में मौजूद है। नंबर 2, जब वो कहते हैं कि पार्लियामान सॉवरन है तो वो आइन को साइट कर रहे हैं, तो जहां पर आप जाती तअस्सुब का उनसर तलाश कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो आइन में तरमीम करने का हक रखती है, जो कानून साजी का हक रखती है, अगर उसका कस्टोडियन ये कहता है कि हमारा कानून बना हुआ है एक और इदारे को, तो वो हुक्म जो है किस तरीके से इतना बुरा हो गया कि आप इतने सख्त अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मुझे लगता है, और मैं इस बात में अब दिल से यकीन, आई बिलीव इन माई हार्ट कि अयाज सादिक साहब को ट्यूशन देने की ज़रूरत है कानून और आइन के बारे में। ये इन तमाम ये जो PDM गवर्नमेंट के जो इस वक्त अहलकार भी हैं, जो इनके वज़रा और जो भी ओहदों पे हैं वो भी, और जो उनको मशवरा कानूनी दे रहे हैं, ये सब जो दावे कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो आईनी ढांचा है ये उससे मुतसादिम बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। पार्लियामेंट सॉवरेन सिर्फ उस मुल्क में होती है, मेरी अर्ज सुन ले, उस मुल्क में होती है पार्लियामेंट सॉवरेन, उस मुल्क में होती है। और मेरी अर्ज सुन ले, सीखना चाहता हूं, पार्लियामेंट सॉवरेन उस मुल्क में होती है,
मैं वली साहब से सीखना चाहता हूं कि वजह तनाज़े है वो सामने, वजह तनाज़े होगी तो ये जुमला पूरी होगी, मुझे इजाजत दें, पूरी होगी तो मैं आपसे सीखना चाह रहा हूं। वजह तनाज़े जुमला है कि इट इज द अमेंडेड इलेक्शन एक्ट that shall prevail and supersede the prior ruling। ये वजह तनाज़े है, इसके ऊपर बात करने की क्या बात है ही नहीं। ये बात क्या है, मेरी बात जब तक पूरी नहीं होएगी, मैं अपना पॉइंट जब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, ये बहस आगे बढ़ नहीं सकती। तो मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज ये है कि पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट अदलिया के ऊपर बालादस्त। पाकिस्तान में अगर कोई चीज बालादस्त है तो वो पाकिस्तान का आइन है। पार्लियामेंट इंग्लिस्तान में, बर्तानिया में सॉवरेन है, जहां तहरीरी आइन नहीं होता वहां पार्लियामेंट सॉवरेन होती है। जहां तहरीरी आइन होता है वहां कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है, उसकी तशरीह और उसके नफाज का इख्तियार अदलिया का है। अदलिया ने यह बिल्कुल जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था, नहीं मेरी तशरीह यह है कि मेरे सदर को इस्तिस्ना हासिल है, तो उन्होंने नाफरमानी की। मैं समझता हूं कि अयाज सादिक भी इसी के मुस्तहक हैं कि सरदार अयाज सादिक स्पीकर असेंबली को शो कॉज करके सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे के डिस्क्वालीफाई करके घर भेजने की जरूरत है। जरा बिल्कुल जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को आपने नुक्ता एक्सप्लेन कर दिया। आप नॉट सॉवरेन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है, ओके, ये असल बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। एंड ये और वलीद साहब के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं हमारा, इख्तियारात में एनकरेज करना। लेकिन देखिए अब वली साहब, अब मुझे जरा खुर्रम साहब की बात सुन लेने दीजिए। ये मेरे लिए भी एक थोड़ी सी एक अनहोनी आर्गूमेंट है कि पार्लियामान जो आइन बना सकती है, अमेंड कर सकती है आइन के मुताबिक, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी नहीं हो सकती। आइन और कानून में तरमीम अगर चाहे वो कर सकती है। ओके, ये दैट्स योर पॉइंट, इफ वी हैव हर्ड दैट, गो अहेड जी। देखिए, एक आपके नाजरीन के लिए एक कोई भी सूरत हाल पैदा होती है जिसके ऊपर कानून नहीं मौजूद, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस पर अपनी रूलिंग दे देता है और वो उस काम के करने का तरीका मुतसव्वर होता है। उस वक्त तक जब तक पार्लियामान कानून साजी ना कर दे उस सिचुएशन के ऊपर। यही बात अयाज सादिक साहब ने की है कि जब 8 जजों ने अपनी रूलिंग दी, उस वक्त शॉर्ट ऑर्डर दिया, जिसकी अभी तक हमें कोई बुनियाद मालूम नहीं है कि वो आइन की किस शिकों को कोर्ट करके बनाया, क्योंकि तफसीली फैसला हमारे पास है नहीं। ठीक है जी। और मैं ये भी याद, वजाहत के लिए भी आइन की कोई शिक कोर्ट नहीं की गई, बल्कि बात की गई कि ये चूंकि डी फैक्टो है कि जमीन पर ये सूरत हाल है, तो लिहाजा डी जोरे को, यानी कानून जो कहता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि डी जोरे को हम साइड पर रख देते हैं क्योंकि डी फैक्टो सूरत हाल ही है। तो यहां अब जबकि एक देखें ना, एक खाली जगह थी, उसमें कोर्ट ने अपनी राय दी, अब जबकि पार्लियामान ने उसके ऊपर कानून साजी कर दी है, तो ये बात अयाज सादिक साहब ने लिखी है कि अमेंडेड इलेक्शन एक्ट शैल प्रीवेल ओवर द रूलिंग। और ये सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 12 दफा अपनी रूलिंग्स में कह चुका है माजी में कि जब एक दफा पार्लियामान उसके ऊपर कानून साजी कर दे तो कानून साजी प्रिवेल करेगी। जब तक वलीद साहब जैसे कोई जो बड़े वकला हैं वो जाके ये साबित करें अदालत में कि जी इलेक्शन एक्ट जो है वो बुनियादी आजादियों के से मुतसादम है, वो बुनियाद हो सकती है। जजों की मर्जी नहीं हो सकती कि जनाब आप कहेंगे हमें कानून अच्छा नहीं लगा और चूंकि हमें हक है तो हम इसको फारिग करते हैं। उन्होंने भी यह साबित करना है, अभी इन्होंने साबित करना बाकी है कि जो रिजर्व सीट की जजमेंट थी वो कौन से जो हमारे बुनियादी शहरी हकूक के मुतसादिम थी। और यह बात याद रखें, जो शॉर्ट ऑर्डर है वो अदालत ने बुनियादी हकूक की प्रोटेक्शन में नहीं दिया हुआ, वो एक अपील थी पेशावर हाई कोर्ट के मुतफिका फैसले की। तो कोर्ट ने तो यह देखना था कि क्या वो अपील कानून के मुताबिक की गई। कोर्ट ने उसमें एक नई जेहते निकाल दी, उन्होंने नई पार्लिमानी पीटीआई ने कभी वो रिलीफ मांगी भी नहीं थी। लेट मी गो टू वली साहब, अगर मेरे सामने आर्टिकल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें वो रियासत को डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट, अब स्टेट की डेफिनेशन शुरू हो जाती है, मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा दैट इज पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. इसके अंदर रियासत की डेफिनेशन में ही भी कहीं अदलिया नहीं है। पार्लियामान है, हुकूमत है और कोई ऐसी अथॉरिटी जो टैक्स इंपोज कर पाए वो मौजूद है, लेकिन
ये जो अदलिया का तकद्दस अपनी जगह पर, और हम सब उसी के मरहून मिन्नत जो है आज़ादियाँ अपनी बचाए फिरते हैं, लेकिन पार्लिमान की सॉवरेनिटी और उसकी सुप्रीमेसी के ऊपर जो आपका शक है उसकी मज़ीद वजाहत कीजिएगा, मैं समझना चाहता हूँ। जी, मैं ये स्टेट की जो ये डेफिनेशन है, ये चूँकि पार्लिमानी निज़ाम है और उसमें जो इंतज़ामी इख्तियार जो है वो पार्लिमान ही की अक्सरियत के ज़रिए आता है, बरक्स इसके के सदारती निज़ाम में जिसमें सदर अलहदा से इलेक्ट होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और उनका पार्लिमान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी पार्टी की पार्लिमान में अक्सरियत हो, लेकिन वो चूँकि सदर हैं उनके कुछ इख्तियारात और वीटो और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हैं उनका आपस में एक संबंध है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये स्टेट का लफ्ज़ महज डेफिनेशन की हद तक जो है वो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जहाँ जहाँ ये डेफिनेशन, जहाँ जहाँ स्टेट का लफ्ज़ आगे आता जाता है सारे आइन में, वहाँ वहाँ इसका ये मतलब है, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। इसका ये मतलब नहीं है कि अदलिया जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि अदलिया को इससे अलग इसलिए रखा हुआ है कि वो इसी स्टेट को, यानी कि इसके कानून साजी के फंक्शन को और इसके इंतज़ामी फंक्शन को, चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम देती है। वो अगर वो कोई एक्सेस करे यही स्टेट, तो अदलिया उसको कंट्रोल कर सकती है। ये अगर कोई आइन से मुतसादिम चीज़ करे तो अदलिया उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप कंप्यूटर के आगे बैठ जाएं और आइन को अपने सामने ले आएं बाद में प्रोग्राम के, और स्टेट के लफ्ज़ का सर्च कर लें, तो आपको खुद ही खुद पता लग जाएगा कि स्टेट को इस तरह डिफाइन क्यों किया गया। ठीक, अच्छा, आप जरा इसके ऊपर और इसलिए इसके ऊपर वापस आइएगा। जी, समझ आ गया स्टेट का, और समझ आ गया आपकी। और स्टेट को जिम्मेदारियां, मतलब ये लिखा हुआ है मसलन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि स्टेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि 5 साल से 15 साल के बच्चों को तालीम दी जाए। स्टेट इस बात को यकीनी बनाएगा कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस दी जाए। जो अदलिया है, अगर स्टेट वो नहीं करता तो अदालत उससे करवाएगी, और अदालत उससे करवाएगी। और अदालत जो है उसके ऊपर चेक क्या है? अदालत के ऊपर चेक यही है जी कि उसके अंदर एक, ये मैं आपको ये बात भी अर्ज कर दूं, ये जी ये जो तरीक़ाकार अब अपना लिया गया है ना, ये कानून, अदालतों का जब कोई कानून पढ़ने भी जाता है तो यही बताया जाता है कि जी अदालत अगर एक बार ये फैसला कर दे, आप पाबंद हैं उसके, और आप उसके ऊपर अमल करना या उसकी फर्माबरदारी करना आपका कानूनी, आइनी और शहरी फ़र्ज़ है। अलबत्ता अगर फैसला गलत भी है तो आप उसके खिलाफ अपील कर दें,